पीछे हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव पढ़ ली हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें आगे ये डिफरेंसेस लिखे हैं आसानी के लिए। तो अगर आप वो वाले पॉइंट्स लिख दें तो वो भी ठीक है। तो देखते हैं आगे, चलो ये पॉइंट्स क्या लिखे हैं इसमें कि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो कह रहा है 2 जोन्स होते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। जहाँ पे पार्टिकल्स ज़रा तंग हो वहाँ पे कंप्रेशन, उनको कंप्रेशन कह देते हैं, जहाँ से थोड़ा से खुले खुले हों उनको रेयरफेक्शन कह देते हैं। उसके बाद इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन नहीं होती, हम सिर्फ ऊपर और नीचे वाले जोन को, यानी कि इसके अंदर तो ये था ना कि फ़र्ज़ करो ये एक वेव है, ये यहाँ से तंग हो गई है, थोड़ी सी यहाँ से खुली हो गई है, और फिर यहाँ पे यहाँ से भी थोड़ी सी खुली है, फिर आगे तंग हो रही है, फिर आगे इस तरह करके। अब ये क्या है, कंप्रेशन है ये वाली जगह जहाँ से तंग है, और ये जो जगह से खुले खुले पार्टिकल्स हैं वो रेयरफेक्शन है। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कोई कंप्रेशन और रेयरफेक्शन नहीं होती। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये इस तरह एक वेव है, फर्ज करो ये ऐसे दरमियान में एक मेन पॉइंट होता है, दरमियान से ये गुजर रहा होता है, ठीक है। तो अब ये जो जगह है ये वाली, इसको हम कह देते हैं ट्रफ, और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है हम उसको कहते हैं क्रस्ट्स। तो इसमें ये होते हैं, इसके अंदर कंप्रेशन रेयरफेक्शन का जिक्र नहीं हम करते हैं। द पार्टिकल्स वाइब्रेट, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। फर्ज करो अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये इस तरह को फर्ज करो आगे को ट्रैवल कर रही हैं, तो पार्टिकल्स ने भी इसी तरह सेम डायरेक्शन में आगे पीछे ही ट्रैवल करना है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे और पीछे, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, आगे और पीछे। तो ये आगे पीछे ही ट्रैवल करता है इस तरह ही, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। वेव भी आगे को जा रही है, पार्टिकल की डायरेक्शन भी आगे को है, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट तो करते हैं, आगे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। राइट एंगल वो कहते हैं 90 डिग्री एंगल। इस ये पैरेलल चलते हैं, इसके अंदर लिख लें बेशक पैरेलल, यानी कि बिल्कुल साथ साथ जिधर को वेव चल रही है, वेव इधर को चल रही है तो ये भी इसी तरह पार्टिकल भी साथ पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन वेव इसमें इधर को चल रही है, पार्टिकल्स 90 डिग्री के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन भी होता है, इसके ऊपर लिख भी लें परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, यानी कि प्रोपगेशन होता है जिधर को ट्रैवल कर रही है, प्रोपगेशन ट्रैवल, वेव जिधर को ट्रैवल कर रही है। वेव अब आगे को ट्रैवल कर रही है लेकिन पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पे कर रहा है, क्योंकि ये वेव इस तरह 90 डिग्री के एंगल बनाती है। मैंने पीछे बताया भी था, दिखा भी देते हैं दोबारा कि ये देखें इस तरह करके ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये अगर नजर आ रहा है आप लोगों को तो, ठीक है। इसके बाद अगला जो है, दे कैन ट्रैवल थ्रू ऑल मीडियम, लॉन्गिट्यूडनल वेव हर मीडियम में से गुजर जाती है, ऑल मीडियम्स, ठीक है। लेकिन ये इसके अंदर ये खासियत है कि अब ये सॉलिड में से तो नहीं ना गुजर सकती, दीवार में से तो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं ना गुजर सकती, लेकिन ये जो है सॉलिड के अंदर इस तरह गुजर सकती है कि यानी कि वो रस्सी है वो सॉलिड से ही बनी हुई है, यानी कि सॉलिड ही है तो उस तरह वो गुजर जाती है। लेकिन उस तरह एक आम अल्फाज में देखें, ये कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, यानी कि अब ये सिग्नल्स टाइप होते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही तकरीबन शुमार होता है इनका, तो ये सॉलिड्स में से भी गुजर जाती हैं ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे ट्रैवल कर रही हैं, तो इसलिए साउंड वेव्स इन एयर इसकी एग्जांपल है ये वाली, और लाइट वेव इसकी एग्जांपल है। अब आगे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले उसने कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स टू एन अब्जॉर्बर। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस एक ज़्यादा नई चीज़ आई है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही असल में वो कहना चाह रहा है। तो असल में पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रैवल करती है ना, ये भी एक किस्म की वेव्स ही हैं कह लो आप, ठीक है। फील्ड है या असल में फील्ड ही है लेकिन वेव ही है कह लो, ट्रैवल वेव की शक्ल में करती हैं। लेकिन जब ट्रैवल करती हैं तो ये 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं, परपेंडिकुलर, जिस तरह वो ट्रांसवर्स वेव करती हैं। यानी कि ये अगर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को कर रही है तो ये दूसरी ऊपर नीचे को करेगी, यानी कि ये आगे पीछे कर रही है तो ये इस तरह करके इधर को 3D एंगल असल में बन नहीं सकता यहाँ पे। ये उन्होंने कुछ बनाने की कोशिश की है कि ये ऊपर नीचे कर रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये इधर को वाई एक्सिस में, यानी कि ये एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में कह लो कर रही है, एक एक्स में कर रही है एक वाई में कर रही है, यानी कि करती साथ साथ ही हैं लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे करती हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये जिस तरह उन्होंने बनाने की, एक इधर उधर उस तरफ को और एक ऊपर नीचे को, ऊपर नीचे को एक दूसरे को कट कर रही हैं। असल में अब बन नहीं सकता यहाँ पे, वरना मैं आपको 3D वाला बना के दिखाता तो वो ज़्यादा समझ आप लोगों को लग जाती, लेकिन ये उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। ये देखो ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, लेकिन ये इधर उधर इधर उधर इस तरह करके, ये इस तरह करके ये बना रही हैं। ये एक्स, ये इधर को हो गया एक्स और ये वाई वाले पे,
यानी कि इसको कट कर रही है ना, कट करके 90 का एंगल बना रही है असल में। यहाँ से देखा जाए ना, अब यहाँ पे अगर आप रखें डी, अगर यहाँ पे मेरे पास हो तो मैं दिखाता हूँ। हाँ ये मिल गई कि ये देखो, अगर तो हम रखें यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखें तो ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये सीधा 90 का बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे ट्रैवल कर रही हैं एक दूसरे के साथ। अगर तो इधर को भी देखें, इसको देख लो अगर तो ये देखो ये 90 का एंगल बन रहा है ना, ये ऊपर असल में बुक जा रही है। ये देखो इसकी ये वाली चीज पे पिन पॉइंट पे रखे ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है ना। 90 डिग्री के एंगल पे ट्रैवल कर रही हैं एक दूसरे से उलट करके। ये अब इधर को इस तरह 90 डिग्री का एंगल इधर को बन रहा है, ये 90 को, यानी कि ये इसके ऊपर ट्रैवल कर रही है। ये जो नीचे वाली है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो नीचे वाले पे ट्रैवल कर रही है, ये ऊपर वाले पे ट्रैवल करती है। ये 90 का एंगल बन रहा है दरअसल। तो अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड असल में है क्या चीज? असल में अब अगर तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँ तो ये मैं कहूँगा कि जो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे हैं जरा, ठीक है। अब ये सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये दो मैग्नेट हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये मैग्नेट खुद ब खुद क्यों आगे जा रहा है? ना तो इसको किसी ने उठा के आगे किया है, ना ही कोई नीचे चीज है, नीचे तो कागज है, ये बुक पड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि अगर तो मैं इसको यहाँ पे रखूं तो ये करीब आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी इसकी कर दें चेंज तो ये आगे को भी जाई जा रहा है। ना तो इसको किसी ने यहाँ से बिल्कुल इसके साथ लगाया, लेकिन अगर यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल जुड़े तो फिर जुड़ जाता है, अगर नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो तो नहीं जुड़ते। अब ये खुद ब खुद आगे क्यों जा रहा है? इसकी क्या वजह है? किसी ने तो इसको पकड़ा ही नहीं हुआ, ना इसको उठा के कोई कर रहा है ना। अब अगर इसके यहाँ पे छोड़ें, इसको यहाँ पे रखें तो नहीं जुड़ा, यहाँ पे रखें, इधर रखूं इधर, तो ये खुद ही जुड़ी जा रहा है, खुद ही जुड़ी जा रहा है। मैं तो इसको नहीं कर रहा, मैं तो इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, ये यहाँ से फेंक रहा हूँ, खुद ही उधर जा रहा है, मैं नीचे को फेंक रहा हूँ ये। तो इसकी तो अब यानी कि इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे जो जगह है, ये रीजन जो है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज तो है जो इसको आगे को रिपेल कर रही है, या यहाँ पे कोई चीज ऐसी है जो इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो वो जो चीज है, यानी कि मैग्नेट के गिर्द जो चीज है, मैग्नेट के गिर्द यहाँ पे जो इसकी फोर्स है, उसको हम नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेट के गिर्द जो फील्ड है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, जो अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है, ठीक है। ओ ये इसकी ये फील्ड है, यानी कि हर मैग्नेट के गिर्द एक फील्ड है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह एक जो चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल हमारे पास दो ही है, या तो पॉजिटिव है और या नेगेटिव है। तो आपको ये तो पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है एक दूसरे को। ये तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को ना, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है। अच्छा, जिस तरह हाँ एक मैग्नेट के गिर्द जो फील्ड होती है, ये मैग्नेट, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ना। इसी तरह जब एक चार्ज है उसके गिर्द भी एक फील्ड होती है। फर्ज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इससे करीब हम, इसका एक रीजन है, फर्ज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये रीजन है, ये इसके गिर्द को फील्ड है। अगर तो हम इसके करीब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, लेकिन अगर तो पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो ये इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। यानी कि बिल्कुल करीब तो नहीं लाए। इसी तरह यानी कि ये भी, ये देखो फर्ज करो ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है और ये एक नेगेटिव पार्टिकल है। ये मैग्नेट नहीं, मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ठीक है। तो वो इसको रिपेल करता है। यानी कि इसी तरह जिस तरह मैग्नेट के पास एक फोर्स है, यानी कि फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह जो चार्ज के पास फील्ड है हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि चार्ज के जोन के करीब करीब जो फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेट के करीब जो फोर्स है या फील्ड है हम उसको मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, जो उसको अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। अब इसको यानी कि इसके जोन में कोई ना कोई इसके करीब करीब एक फील्ड होती है जिससे वो अट्रैक्शन या रिपल्शन करता है। तो असल में मैं करना चाह रहा था वो, जिस तरह आप लोग करते हो अपने बालों के ऊपर फुट्टा रगड़ते हो और उसके बाद ये इनको करने की कोशिश करते हो, ये वाले असल में ये हो नहीं रहा मेरे से, चार्ज आ जाते हैं, ये थोड़ा सा हिलने लग पड़ते हैं। ये हिल रहा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नीचे वाला कागज हिलने की कोशिश कर रहा है, तो वो यही ये अब ये अटैच हो रहा है, ये वाला ये देखें, ये थोड़ा सा आपको कैमरे में नजर आ रहा है। यानी कि ये किस तरह हुआ है, ये अब किसी ने इसको साथ चिपकने की कोशिश तो नहीं की, ये दूसरे तो नहीं हो रहे, लेकिन ये चिपका हुआ है साथ, ठीक है। ये कैमरे में आपको नजर भी आ रहा है, वो गिर गया। यानी कि अब इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज, इसके अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, ठीक है। इस तरह की फील्ड है, यानी कि हो सकता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये अट्रैक्शन इनमें क्रिएट हो रही है। लेकिन दूसरों में हो सकता है रिपल्शन हो रही है, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे हो रही है, इतने चार्ज नहीं इनके पास, यानी कि वो बिल्कुल स्टिल खड़े हैं, कांस्टेंट है।
तो इसलिए बाल दफ़ा नहीं भी होती, तो वो थोड़ी सी मैंने करके दिखा दी है। तो बस जो मेन बात है, मैग्नेट के गिर्द जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के गिर्द जो फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, जो आम अल्फाज में आपको पता होना चाहिए इस लेवल पे, ठीक है। तो जब भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करनी होती है, उस वक्त हम यही करते हैं कि ये इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की डिस्टर्ब होती है, जैसे फर्ज करो ये एक चार्ज है, इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिस्टर्ब होगी ना, यानी कि इसके इर्द गिर्द जब इसको हम हिलाएंगे, डिस्टर्ब किस तरह कर सकते हैं इसको हिलाने से, जब हम इसको हिलाएंगे तो उससे गिर्द ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, बेशक उधर मैग्नेट ना भी मौजूद हो। यानी कि चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह हम प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज को हिलाने से, ठीक है, उसकी पोजीशन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करने से। लेकिन मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करने से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती है जनरेट, वैसे उससे भी कुछ कह, वो एक अलग बात है, चलो उसको छोड़ दो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही रह रहे हैं। अच्छा, अब इस तरह ही ये जो वेव्स हैं फिर ये अपने साथ इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाती हैं, ये आपको समझ लग जानी चाहिए। अब यू यूज वेव फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एवरीडे डिवाइसेस एंड गैजेट्स, चीज़ों से हम करते हैं। अब फर्ज करो ये माइक्रोवेव ओवन की उसने एग्जांपल दी है। माइक्रोवेव ओवन क्या करते हैं, एनर्जी जो है हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। माइक्रोवेव सोर्स फर्ज करो ये माइक्रोवेव ओवन है, इसके अंदर यहाँ पे कोई चीज़ है जो हीट पैदा करती है, यहाँ पे हमारा फूड पड़ा हुआ है, इससे इधर तक पहुंचाने के लिए अब हीट का ये किसके जरिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल है, यानी कि वो एयर के बगैर भी मीडियम वैक्यूम में ट्रैवल करती है। अब ये ओवन के अंदर कोई हवा वगैरह तो होती नहीं है, तो वो खुद ब खुद ही यहाँ से ट्रैवल करके इसमें फूड के अंदर ट्रैवल हो जाता है और चीज़ को गर्म कर देता है, हीटेड। रेडियंट हीटर्स भी यही करते हैं कि हीटर कमरे में लगा होता है, तो वो क्या करता है, पंखा तो नहीं ना चल रहा होता हमारा, पंखा बंद होता है, हवा कोई नहीं हमारे, बहुत माइन्यूट सी है, तो वो फिर भी जो हीटर जो है वो पूरा कमरा हमारा गर्म कर देता है, सराउंडिंग्स आसपास की जो भी हमारा कमरे का है, अब वो हवा, ठीक है, वो गर्म कर देता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम चांद में भी चले जाएं, वहां पे किसी कमरे में अगर हीटर चला देंगे तो तब भी गर्मी पैदा होगी, क्योंकि वो उसने वैक्यूम में हीट ने ट्रैवल करना है, हीट वेव्स ने, बिकॉज दे आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसलिए इसके मीडियम की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसफर मैटर, यानी कि मैटर से मुराद, यानी कि अब हीटर खुद तो नहीं हमारे पास चल के आ जाता गर्माहट करने के लिए, दूर भी बैठे हो यानी कि कमरे में तो गर्मी फील होने लग पड़ती है। दे ट्रांसफर द एनर्जी दे ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो ट्रांसफर करते हैं ना चीज़ें, ये वेव जो भी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो करती हैं, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है कि जो वेव की लेंथ है। वेव की लेंथ मैंने कहा था कि ये एक कंप्लीट वेव का मतलब होता है, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है और मेन पॉइंट है, तो ये हमारी एक कंप्लीट वेव है, यानी कि ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी जो जगह है ना, एक किस्म की ये कंप्लीट वेव है। अगर तो हम लोग इस तरह करके बनाएं तो अब ये हमारी दो वेव्स हैं, यानी कि पहली वेव यहाँ पे खत्म हो गई, दूसरी वेव यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो गई। एक वेव जो है वो इस तरह है, यानी कि कंप्लीट वेव का साइकिल, कंप्लीट वेव का जो साइज है वो ये है, ऊपर भी और नीचे भी। यानी कि अब ये पहली वेव इसमें जो थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हुई है, और अगली फिर यहाँ से स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई। इसी तरह अगर कोई तीसरी आगे करें तो ये फिर आगे से इस तरह हो गई, यानी कि अब तीसरी यहाँ से, दूसरी यहाँ पे खत्म हुई थी, तीसरी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे एंड होगी, इस तरह करके ये चलती है। तो इसी की लेंथ पे डिपेंड करती है कि उसने एनर्जी कितनी ट्रैवल करने लेके जानी है, उसका इफेक्ट आगे क्या होगा, यानी कि उसका आगे क्या काम होगा। यानी कि अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो इंफॉर्मेशन भी कैरी कर लेती हैं, हीट भी कैरी कर लेती हैं, सिग्नल्स भी कैरी कर लेती हैं, इंफॉर्मेशन भी कैरी कर लेती हैं, लेकिन वो है तो एक ही वेव, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें कैसे कैरी कर सकती है, ये असल सवाल है ना, यहाँ पे वो यही कहना चाह रहा है। अब वो रेडियो वेव्स जो हैं, इनकी ये देखें, ये लेंथ कितनी खुली है, बड़ी बड़ी वेव्स हैं, तो इनकी अब एनर्जी लेस है, वेव की लेंथ बड़ी है, यानी कि साइज बड़ा है ना, लार्ज या बिग, यानी कि अब ये बड़ी इस लेंथ है, लेकिन ये एनर्जी कम कैरी कर रही है, ठीक है। वेव की लेंथ बड़ी है, ये लंबी लंबी वेव्स हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स की बात हो रही है यहाँ पे फिलहाल। रेडियो वेव्स किस लिए काम होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए, ठीक है। तो वेव की जो लेंथ है वो बड़ी है, लेकिन एनर्जी उसकी कम है, ठीक है, कम एनर्जी है उसकी, ठीक है। और वो किस लिए इस्तेमाल हो रही है, रेडियो वेव्स, कम्युनिकेशन। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन हैं या वेव्स हैं या रेज हैं जो कह लें उनको, ठीक है, उनकी अब क्या है, उनकी एनर्जी अब दरमियानी है, थोड़ी सी कम ही है कह लो, यानी कि इससे थोड़ी सी ज्यादा है, वैसे ओवरऑल कम ही गिनी जाती है, लेकिन वेवलेंथ जो है वो छोटे, थोड़ी और साइज छोटा है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे वेव की लेंथ इंक्रीज होती है ना, एनर्जी वेव की लेंथ
जैसे जैसे वेव की लेंथ इंक्रीज होती है एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, मैं साइन लगा रहा हूँ। जैसे जैसे वेव की लेंथ छोटी होती है वेव की एनर्जी ज्यादा होती जाती है। अब समझ आई है? वेव की लेंथ अगर बड़ी होगी एनर्जी कम हो जाएगी वेव की। ठीक है, अगर तो वेव की लेंथ छोटी हो जाएगी एनर्जी वो ज्यादा कैरी करेगी, लेकिन उसका जो ट्रैवल है यानी कि वो डिस्टेंस कवर करना है उसने, ट्रैवल या डिस्टेंस, अगर तो बड़ी वेव है तो डिस्टेंस लार्ज ज्यादा ट्रैवल करेगी, लंबा सफर तय करेगी। ठीक है, ज्यादा सफर, लार्ज डिस्टेंस, ज्यादा सारा, यानी कि ये सैटेलाइट तक पहुंच जाती हैं। लेकिन अगर तो इनका साइज कम होगा, फर्ज करो अब ये यहाँ पे लगाते हैं हम इसको, अगर तो वेव की लेंथ लंबी है तो क्या होगा, ट्रैवल क्या करेगी, ये ज्यादा करेगी वेव की लेंथ अगर लंबी है। लेकिन अगर तो वेव की लेंथ कम है तो ये इसकी वेव की लेंथ अगर तो कम है तो ये ट्रैवल कम करेगी। ठीक है, तीन चीजें हमने पढ़ी हैं, ये दोबारा मैं बताता हूँ। अब वो चीजें जरा मैंने इधर लिखी हैं। ठीक है, अगर तो वेव की लेंथ लंबी है, ये देखें ये लंबी वेव्स हैं यहाँ तक, यहाँ पे भी लंबी वेव्स हैं। ठीक है, उनकी क्या होगी डिस्टेंस, वो क्या करेंगी, वेव की अगर लेंथ लंबी है तो ठीक है उसका एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, यानी कि वो वीक है, वेव्स वीक है। ठीक है, एनर्जी उनमें बहुत कम है, लेकिन वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेंगी। यानी कि अब ये रेडियो वेव्स हैं, इनकी लेंथ लंबी है तो ये कम्युनिकेशन के लिए काम करती हैं। इनका काम क्या है, कम्युनिकेशन करवाना, इंफॉर्मेशन को कैरी करना। ठीक है, तो ये सैटेलाइट तक पहुंच जाती हैं, यानी कि डिस्टेंस क्या किया इन्होंने, ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया, लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, लेकिन उसके बरअक्स अगर तो वेव की लेंथ शॉर्ट है, ये देखें छोटी वेव्स हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी ये पावरफुल है, ये वीक सी क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम सी, सारा वेवलेंथ पे काम कर रहा है डिपेंड। ठीक है, तो ये बड़ी ताकतवर हो जाएंगी अगर इनकी वेवलेंथ शॉर्ट है, और ये डिस्टेंस भी बड़ा ट्रैवल करेंगी। यानी कि ये जो वेव्स हैं, गैमा रेज हैं, ये बहुत छोटे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करती हैं। अगर ये मैं एक्स रेज से समझाऊं तो एक्स रेज ऊपर आपके मशीन पड़ी होती है और उससे मुश्किल आपकी बॉडी तक पहुंचती हैं, बॉडी से आगे कमरे से बाहर तो इतनी जा नहीं सकती। ठीक है, इतना लंबा नहीं वो ट्रैवल करवाते उसको, कम डिस्टेंस के लिए वो ट्रैवल करती हैं। ये तीन चीजें थी। अब इसको मैं समझाऊं जरा, इंफ्रारेड रेडिएशन है, उनकी एनर्जी इनकी निस्बत तो ज्यादा है, लेकिन वो किसके लिए यूजेज मैं बता रहा हूँ अभी, हीटिंग ऑब्जेक्ट्स या वार्म करने के लिए पीपल्स को, इंसानों को, ये भी तकरीबन सूरज से ही आती है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ये जर्म्स वगैरह को मारने या वाटर प्योरिफिकेशन के काम आती है। और ये एक्सरेज किस लिए काम आती है, बोन्स की हड्डियों की तस्वीरें बनाने के लिए। यानी कि अब ये हमारे गोश्त में से तो गुजर रही हैं, लेकिन क्या कहते हैं ये हमारे सेल्स को डैमेज नहीं कर रही, या क्या कहते हैं गोश्त को फाड़ तो नहीं रही, बस गुजर रही हैं और उसके अंदर से हमारी हड्डियों में से नहीं गुजर पा रही, फिर भी उसका स्ट्रक्चर बना रही हैं, इमेज बना रही हैं। लेकिन ये जो गैमा रेज है ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होती है, ये कैंसर के जो सेल्स हैं अंदर, कैंसर के सेल्स को मार देती है, इतनी पावरफुल है, एक्सरेज नहीं मार सकती। या ये रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि इनकी लेंथ लंबी है, इनका इतना इफेक्ट नहीं होता, एनर्जी कम है, इनके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये एक्सरेज ये कैंसर के सेल्स के ऊपर मारते हैं तो वो कैंसर सेल्स को मार देती है, इतनी पावरफुल है। यानी कि उनकी वेवलेंथ कम है, ट्रैवल कम कर रही है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर रही है, लेकिन पावरफुल इतनी है कि ये दीवार के भी आर पार हो जाए, इतनी पावरफुल है। ठीक है, तो बॉडी में से गुजर के तो ये हमारे कैंसर के सेल्स को मार रही हैं। ये उन्होंने कुछ स्पेक्ट्रम सा बनाया है कि ये इनका कलर क्या होता है, रेडियो वेव्स का बहुत ज्यादा रेड, इसका थोड़ा सा पर्पल, अल्ट्रा वायलेट रेज का थोड़ा सा येलो, इनका थोड़ा सा ग्रीनिश होता है, एक्स रेज का यहाँ ये ब्लूइश सा, थोड़ा सा ब्लूइश, और ये बहुत ज्यादा ही ब्लू है। उसके बाद उसने लाइट वेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थोड़ी सी एग्जांपल्स लिखी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल थ्रू स्पेस, आप लोगों को सारों को पता है वैक्यूम के जरिए ट्रैवल करती हैं, हवा ना भी तो ट्रैवल कर देती हैं। हीट फ्रॉम द बर्निंग फायर, यानी कि हीट जो ऊपर पड़ा है माइक्रोवेव ओवन वाला के हीट क्यों है, वो किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल है। बर्निंग फायर यानी कि जो चीजें जल रही हैं उससे जो हीट पैदा होती है वो किसके जरिए ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम के जरिए, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल है। लाइट लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल है जो सूरज से आ रही है। ठीक है, एक्सरेज जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल ही है।